हेलो भाई, इस वीडियो में डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। एक डाइपोल है, उस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डाइपोल आप जानते होंगे। अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कराया 2kp/r³। नहीं देखा तो वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिलेगा। ठीक है, चलो और देखते हैं, समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। तो एक डाइपोल बनाते हैं, फिगर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फिगर ध्यान समझिएगा। यहाँ पर एक -q चार्ज है, थोड़ा फिगर बड़ा कर लेते हैं ना, क्योंकि फिगर से ही सब समझ में आने वाला है। यहाँ पर एक -q चार्ज है और यहाँ पर एक +q चार्ज रखा हुआ है। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समझते हो ना बाइसेक्टर? अरे डाइपोल की पूरी लेंथ, डाइपोल क्या होता है? इक्वल अपोजिट चार्ज अगर फिक्स डिस्टेंस की दूरी पे रखा रहेगा तो क्या बनाएगा? डाइपोल बनाएगा। हर एक डाइपोल के लिए क्या डिफाइन होता है? डाइपोल मोमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और किसके बराबर होगी? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस के बराबर होगी। इक्वल और अपोजिट चार्ज को फिक्स डिस्टेंस पर रखोगे तो डाइपोल बनाएगा। हर डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया गया है, जो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस के बराबर होता है। जानते होंगे, इतना बेसिक तो जानते होंगे। अगर डेरिवेशन आप सीखने आ रहे हैं तो इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा। नहीं पता तो बता दिया। ये 2l लेंथ, तो सर जी ये लेंथ कितना होगा? l। ये भी लेंथ कितना होगा? l। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, बराबर बराबर दो भागों में बांट रहा है। और यहाँ देखो कि इस वाले पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखना। पहले बताओ कि सर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक, ऐसे जोड़ दें, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, एक चीज़ और मान लेते हैं कि जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं भैया? कि सर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पे है, ये हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। एक बात और समझो, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले डेरिवेशन में आपको बताया था, जब हम एक्सिस पर डिराइव कर रहे थे 2kp/r³ डिराइव कर रहे थे, तो हमने आपको समझाया था कि कोई भी मटेरियल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल होता है। कोई भी मटेरियल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, मॉलिक्यूल अपने अंदर डाइपोल बनाता है। तो असल में जो डाइपोल है, ये जो डाइपोल बन रहा है वो मॉलिक्यूल बना रहा है। और अगर मॉलिक्यूल बना रहा है तो ये जो लेंथ होगा, ये तो बॉन्ड लेंथ हुआ ना। एक चार्ज, दो चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज मिलकर डाइपोल अगर बना रहा है तो ये लेंथ तो बॉन्ड लेंथ होगा, और बॉन्ड लेंथ तो बड़ा छोटा होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है। मतलब क्या? ये l इज वेरी स्मॉल। ये जो 2l लेंथ है, ये 2l लेंथ वेरी स्मॉल है। तो याद रखना सर, ये जो 2l लेंथ है बहुत छोटा होता है, यानी r के मुकाबले 2l लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल। यानी कि ऐसा लिख सकते हैं कि 2l लेंथ इज मच मच स्मॉलर देन r। ठीक है ना? एक चीज अभी और डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अभी डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होगा, बताओ? डाइपोल मोमेंट सर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। सो यहाँ देखिएगा सर, जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। ये p वेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव, और डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होगा? चार्ज इंटू सेपरेशन के बराबर होगा। p बराबर q इंटू 2l। समझ में आता है बात? क्लियर होती है? इतना समझ में आता ही होगा। और देखो, सुनो, समझना, इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके वजह से होगा? सर इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो -q से होगा और एक किससे होगा? +q से होगा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा। गलत तो नहीं कर रहा मैं? सही कर रहा है ना? सुनना, देखना कि सर देखिए, ध्यान दीजिएगा, अटेंटिव रहिएगा सर जी। कि सर देखिए, इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड +q के वजह से होगा, नहीं ऐसे बना दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से होगा? +q की वजह से होगा। अच्छा, जरा एक बार डिस्टेंस कैलकुलेट करने का हो तो पहले, ठीक है ना? बताओ, ये r है, ये l है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर जी? √r² + l²। अरे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। सिमिलरली ये भी l है, ये भी r है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा बताइए? √r² + l² होगा कि नहीं? अब दोनों डिस्टेंस बराबर है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। डायरेक्शन बदलेगा, वो अलग है, पर मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। अब ये भी क्यू चार्ज है, मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो ये भी क्यू चार्ज है, और इस पॉइंट का दूरी भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, बस डायरेक्शन बदलेगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होंगी, और निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी तरफ होंगी। यही अंतर आएगा क्या? ये देखो, उसको सॉलिड लाइन से बना देते हैं ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q है। ये आपके सामने जो बना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों बराबर होगा, तो यार इसको भी मैं E लिख दूं, इसको भी E लिख दें। आपको समझना पड़ेगा कि सर ये भी चार्ज का मैग्नीट्यूड q है, यहाँ भी चार्ज का मैग्नीट्यूड q है। यहाँ पर डिस्टेंस √r² + l² है, और यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना है? √r² + l² है। दोनों जगह जो दूरी है वो दूरी भी सेम है, दोनों जगह जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी सेम है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? सेम होगा।
मेरे भाई अब हम क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, चलो इसको रिजॉल्व करके देखते हैं। तुम जरा ध्यान सुनना कि सर ये देखिए ये है 90 डिग्री, ठीक है ना सर। अच्छा, अगर यार ये वाला एंगल थीटा होगा तो क्या बाई सिमेट्री से ये वाला एंगल भी थीटा होगा कि सर अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा आपका थीटा। कैसे थीटा होगा? अरे यार दो साइडें बराबर, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है क्या, ये साइड इसके बराबर अपोजिट एंगल बराबर होगा, है ना। चलिए हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेते हैं। तो यहाँ पर एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। सर वो ध्यान दोगे, अगर ये एंगल थीटा है मेरे भाई तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड एंगल बन रहा है। अरे सर ये देखिए जेड एंगल बन रहा है तो ये थीटा है, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करोगे तो बताओ इधर कितना आ जाएगा, ई कॉस थीटा। करो कि सर देखिए इधर कितना आ गया, इधर आ गया ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर नीचे कितना आ गया बोलो, ई साइन थीटा। अब इसको रिजॉल्व करना है तो चलो कोई बताओ हमको ये वाला एंगल कितना होगा। बड़े ध्यान से देखो तुरंत समझ में आएगा। बताओ क्या ये ट्रायंगल देखो, मेरे फिंगर्स को देखो, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये छोटा वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। क्या ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा क्या? और अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और ये लाइन तो परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो क्या बचा हुआ एंगल थीटा हो जाएगा क्या? नहीं आया? अरे सर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो बताओ ये छोटू वाला एंगल किसके बराबर होगा? क्या छोटू वाला एंगल 90 माइनस थीटा के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। ये 90 हो ही गया तो 180 डिग्री में 90 बचा, ये थीटा तो कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा तो ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और ये लाइन 90 डिग्री पे है तो ये एंगल कितना हो गया आपका, थीटा हो गया। ये भी थीटा हो गया, ठीक है ना। बेटा तो इसको गोचा बाची ना हो डायग्राम में। चलो इसको रिजॉल्व करो, तो इसको इधर बताओ कितना कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट। यानी सर इसको भी जब रिजॉल्व करेंगे तो इधर की तरफ कितना आ जाएगा, ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर बताओ कितना आ जाएगा, ई साइन थीटा। ध्यान से देखो, क्या दोनों का साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? ई साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कितना बचा, 2 ई कॉस थीटा। अरे भाई इस वाले का ई कॉस थीटा और इस वाले का ई कॉस थीटा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा वो कितना बचा, बोले सर 2 ई कॉस थीटा। देख लो 2 ई कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, समझ गए। ये डायग्राम से आपको इतना सही समझना था, समझ में आ गया होगा। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू, चार्ज क्यू के बराबर आर स्क्वायर, ये मिट गया, ये कैसे मिट गया, ये था कितना था यार, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ ये डिस्टेंस, एक सेकेंड सर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। बताओ सुनो, बताओ ये डिस्टेंस कितना है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर करो ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है सर, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। तो 2 हो गया ई कॉस थीटा। बच्चा यहाँ से कॉस थीटा कैलकुलेट कर लो ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है क्या, बताएं सर। कॉस थीटा बराबर बेस, कोई एक ट्रायंगल ले लो, बेस है एल, हाइपोटेनस कितना है बताओ, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पुट कर दीजिए कॉस थीटा की वैल्यू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो के क्यू इंटू 2l, देखा ऊपर, के क्यू इंटू 2l अपॉन ये कितना बचेगा, आर स्क्वायर। इसको मैं एक साथ सॉल्व करके लिखूं, देखो जरा सा, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। अरे रूट का स्क्वायर वही बचेगा ना, खत्म, रूट खत्म हो जाएगा ना, स्क्वायर कर रहे हैं तो। और ये कितना बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर कितना, 1/2। यहाँ कितना पावर है, 1 पावर है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 1 प्लस 1/2 क्या 3/2 हो जाएगा क्या, बोलो। यानी सर कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर कितना हो गया सर आपका, 3/2 हो गया। मिटा देते हैं। फिर से एक चीज़ देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात, 2l बहुत छोटा है आर के मुकाबले, 2l बहुत छोटा है, यानी हम तो कह रहे हैं कि सर l इज स्मॉल, l बहुत छोटा है, l स्मॉल छोटा है। l छोटा है तो क्या l का स्क्वायर वेरी स्मॉल होगा, और अगर l का स्क्वायर वेरी स्मॉल होगा तो क्या l स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हो क्या। अगले स्टेप में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए l स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दो, लेकिन उसके पहले एक चीज़ ऑब्जर्व करो, के भैया Q इंटू 2l किसके बराबर है, डाइपोल मोमेंट P के बराबर है, उसको P रख दो, अपॉन आर स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2, एल स्क्वायर कितना हो गया, 0 हो गया। ये 0 हो गया, कितना आ गया बोलिए, ये के पी अपॉन आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, 2 से 2 मर गया, कितना आंसर आ गया सर बोलिए, के पी अपॉन आर क्यूब, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर आ गया, के पी अपॉन आर क्यूब के बराबर आ गया। एक्सिस पर कल कितना आया था, मतलब इसके पहले लेक्चर में एक्सिस पर कितना आया था, 2 के पी अपॉन आर क्यूब आया था ना, 2 के पी अपॉन आर क्यूब, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना आ गया, के पी अपॉन आर क्यूब। समझ गए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो कुछ चीज़ तुम्हें समझाएं और देख लो, डेरिवेशन देख लो भैया, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े, फटाक से देखिए फिर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या सीख रहे हो। तुम एक बात बताओ, डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है क्या, डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है क्या, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नेट आया है क्या, ई नेट इधर की तरफ आया है क्या, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है कि नहीं आया, सही बात है कि नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ई नेट will be opposite to, E net will be opposite to, on perpendicular bisector E net will be opposite to dipole moment P। समझे सर जी, क्या बात क्लियर हुई, समझ में आया, पक्का पक्का समझ में आया, बहुत बढ़िया। वेक्टर फॉर्म में लिख पाओगे इसको, बताओ, एक्सिस वाले पॉइंट को भी वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख रहे थे, आप देखिए समझिए, ई नेट बराबर मैं लिखूंगा के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्शन के लिए मैं क्या लगाऊंगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या, माइनस पी कैप लगा दें, माइनस क्यों लगाया, याद करो एक्सिस वाला जब पढ़ रहे थे, जब एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे तो वहां पर मैंने क्या लिखा था, याद है आपको, 2 के पी अपॉन आर क्यूब इंटू पी कैप, ठीक है। बाद में आपको समझने में असुविधा हो रही थी तो हमने इसको पी कैप को हटाई दिया, हटा दो तुम ऐसे ही समझ लो, ठीक है ना, पर लिखते तो ऐसे लिखते, क्योंकि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम था तो पॉजिटिव था। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन उल्टा है, अगर उल्टा है तो यहाँ पे क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। तो ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर ऐसे थोड़ी भी सुविधा आपके मन में आ रही, कोई भी दिक्कत आ रही, तो नॉर्मल और देखो यार, ये पी कैप इज यूनिट वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है बस, और कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है किसी भैया को तो ई नेट बराबर माइनस के पी वैक्टर अपॉन आर क्यूब, वो ऐसे लिखे, कहीं से गलत नहीं है, बिल्कुल सही, 100% सही है। समझ में आया सर, क्लियर हुआ, बताएं, क्लियर हुआ, देख लीजिए आपके सामने डेरिवेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है सर। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।